जैसा आपने बताया कि ये बीमारी कैंसर लेवल तक भी जा सकती है, तो इन बीमारियों का इलाज क्या है? क्या इनका इलाज भी उतना ही आसान रहता है या कैसा रहता है? बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसको आयुर्वेद के द्वारा 100% बहुत अच्छा उपचार हो जाता है। बीमारी अगर ज्यादा स्टेज में बढ़े तो नो डाउट उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। आयुर्वेद में सर्जरी और पैरासर्जरी से 2 प्रोसीजर है। जैसे कि शास्त्र अगर लाइगेशन कर दिया तो वो पैरासर्जिकल प्रोसीजर हो जाती है, या फिर आयुर्वेद में जलोका है, जलोका आप अप्लाई करते हैं, वो भी एक पैरासर्जिकल प्रोसीजर है। इन चीजों से अगर नहीं होता है या बीमारी ज्यादा बड़ी है तो पेशेंट को एक्सीजन करना पड़ता है। मतलब वो बीमारी में चाहे तो फिर वो लेजर टेक्निक के द्वारा, इंफ्रारेड कोएगुलेशन के द्वारा, या फिर अन्य प्रकार के जो टेक्निक्स रहते हैं उन टेक्निक्स के द्वारा, हिमोरॉइड्स बोलो या फिर फिशर बोलो, उसके टैग्स है, पॉलिप्स है, ये सब निकाल जाते हैं। मतलब दीज आर द सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें बहुत नए नए टेक्निक आए हैं। लेजर भी लोगों को ऐसा लगता है कि लेजर मतलब लेजर, इनके पास गया था वो लेजर किया। लेजर में भी अलग अलग टाइप होते हैं कि कौन सा लेजर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास कौन सा अवेलेबल है, कौन सा बेटर है। बहुत बार लोगों को इसके बारे में ज्ञान भी नहीं रहता है। तो कोई डॉक्टर के पास जाने के बाद लेजर मत करो। हर बीमारी में उपचार अलग अलग रहता है। हर बीमारी में बहुत बार मशीन अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग प्रकार से यूज की जाती है। हर बीमारी में ही लेजर नहीं किया जाता, उसमें अलग अलग टेक्निक है। बहुत सी बीमारी में तो छोटा सा कुछ काम कर दो तो भी पेशेंट का काम हो जाता है। तो बहुत सी ऐसा है कि मतलब सर्जिकल प्रोसीजर में इसमें है। तो पहले तो ये कहे कि पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि उनको क्या करना है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। कुछ डॉक्टर को धागा नहीं चाहिए मेरे को, कुछ डॉक्टर लेजर नहीं चाहिए। तो मेरा कहना है कि डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या करना है, कौन सी टेक्निक वो पेशेंट के लिए ज्यादा बेनिफिट वाली है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। जी, इलाज जो आपने बताया कि इसमें भी काफी तरह से, तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, जैसे मैम आपने देखा होगा कि कई बार कई महिला ऐसी होती है, जैसे नागपुर के आसपास भी काफी ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे लोग इस बीमारी को बताने में मतलब उनको थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ी हिचकिचाहट रहती है कि इस तरह की बीमारी को हम पब्लिकली कैसा बताएं कि हमें ये हुई है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को जो कि उन्हें बीमारी है पर वो किसी से बता नहीं चाहते, मतलब वो किसी को बताना नहीं चाहते, तो आप हमारे चैनल से उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी देख रहे हैं इस वक्त आपको? मेरा ऐसा कहना है कि ऐसा उनको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे उनको गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्त्री रोग होते हैं, तो वो जाके बराबर फीमेल के पास दिखाती हैं, ट्रीटमेंट लेती हैं। तो वैसे इस जगह की भी बीमारी ऐसे ही है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को होती है। और जैसे तुम गायनिक प्रॉब्लम के लिए चेक करते हो, वैसे उस प्रॉब्लम के लिए भी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स हिचकिचाना नहीं चाहिए। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके बारे में तुम बुरा सोचो या गलत सोचो। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, हिचकिचाना ही नहीं चाहिए। जैसे उनको यूट्राइन प्रॉब्लम, स्त्री रोग से संबंधित जितनी भी जो बीमारियां हैं उसके बारे में उनको अवेयरनेस है कि इससे ऐसा हो सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, यूट्रस में ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होने से ऐसा हो सकता है। वैसे एनल रीजन में भी जो बीमारियां हैं छोटी छोटी, वो छोटी छोटी बीमारियां अगर इनिशियल स्टेज पे चेक नहीं की गई तो बाद में वो बढ़ के सर्जरी में चली जाती है। अगर इनिशियल स्टेज में वो चेक कर लें तो मेडिसिन से ही ट्रीट हो जाए। इसलिए चेक तो करना ही चाहिए, बिना चेक करने की बात सोचना ही नहीं चाहिए, और चेक करने में कोई हिचकिचाहट उनको नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इस बीमारी के ऊपर क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा पहले। जी। एक्चुअली ऑपरेशन के बारे में लोगों के मन में बहुत गलत धारणा है कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, एक बार ऑपरेशन किया तो बार बार करना पड़ता है, ऑपरेशन इसका फेल्योर है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर बीमारियां कितने प्रकार की है। जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसे आज किसी को टाइफाइड, मलेरिया हुआ समझो, पेशेंट मलेरिया के डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब ने मलेरिया की दवाई दे दी, मलेरिया ठीक हो गया। अब उसको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको दोबारा अगर कोई बुखार आता है तो वो बुखार मलेरिया का रहेगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। दोबारा मलेरिया भी हो सकता है, दोबारा उसको रहने वाला बुखार वो टाइफाइड भी रह सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर वक्त बुखार आया मतलब वो मलेरिया ही रहे या टाइफाइड ही रहे या डेंगू फीवर रहे, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से एनोरेक्टल रीजन में भी जो 50 प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती है, उसमें आज एक प्रकार की बीमारी पेशेंट को हुई, उसके लिए आप ट्रीटमेंट लिए, चाहे वो आप आयुर्वेदिक दवाई लिए या फिर ऑपरेशन करें, तो कल जाके आपकी जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है या फिर आपके बॉडी में जो हिडन डिसीजेस ऑलरेडी है उसके कारण आपको दूसरी बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसलिए सबसे पहले तो मन में धारणा ये निकाल लीजिए कि इसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। ऑपरेशन 100% सक्सेस होता है, आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी नाम सुना कि वो ऑपरेशन करता है, जबकि सिर्फ बिना डिग्री देखे कोई भी दवाखाना लगाया, पाइल्स क्लिनिक लिख दिया, वहां पर आप जा रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री देखो, वो MD है कि MS है, और वही प्रॉपर सर्जन के द्वारा आप ऑपरेशन करो तो ज्यादा बेटर है। जो आदमी इस फील्ड में ज्यादा काम कर रहा है उससे करे, एक्सपीरियंस रहे पर्सन, उससे करो, ज्यादा बेटर है। ऑपरेशन अवॉइड मत कीजिए, जहां जरूरी, हाँ
आयुर्वेद में बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि इनिशियल स्टेज में बीमारी है, आप मेडिसिन के द्वारा ठीक कर लो, बीमारी ज्यादा मात्रा में बढ़ी है, ये मेडिसिन से ठीक होने वाली ही नहीं है, तो बेटर है गो फॉर ऑपरेटिव। अननेसेसरली मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, नहीं ऑपरेशन नहीं करना, बीमारी कितने साल से, बीमारी तो 12 साल से है, अभी 2 मस्से थे, अभी 4 मस्से हो गए, अभी 8 मस्से हो गए। फिर एक स्टेज ऐसी आती कि पेशेंट का एक ऑपरेशन करके भी बीमारी नहीं जाती, उसके 2 ऑपरेशन करना पड़ता है, या कभी कभी 3 भी ऑपरेशन करना पड़ता है, या बहुत बार ऑपरेशन में ऑपरेटिव के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। तो बेटर है ना, इतनी बीमारी बढ़ाने से बेटर कि आप इनिशियल स्टेज में उसका ऑपरेशन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ को डाली में 1-2 फल लगे हुए हैं, डाली थोड़ी झुकी है, अगर आप इंतजार करते रहोगे कि नहीं मुझे फल तोड़ना ही नहीं है मुझे, उसमें अगर 4 फल और लग जाए तो क्या होगा, डाली और ज्यादा झुक जाएगी। तो वो फल तोड़ लेना बेटर है कि वो डाली को वैसे रहने देना बेटर है, कि उसको नीचे से सपोर्ट लगा के काम होने वाला है। सेम है आयुर्वेद मेडिसिन से, अगर कुछ कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें बीमारी ज्यादा प्रोग्रेसिव होने के कारण हम लोग पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट करते ही है, लेकिन ये समझाते हैं कि ये मेडिसिन जो दे रहे हैं ये टाइम बिंग वर्क करने वाला है, आपको सर्जरी इसेंशियल है। तो पेशेंट को थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया कि डॉक्टर साहब आपके दवाई से अभी काफी आराम लग रहा है, अभी तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं लगती, मतलब ही वांट टू अवॉइड द ऑपरेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सर्जरी बताई है उसके सिवा ऑपरेशन के सिवा अगर वो बीमारी बैठने वाली नहीं है तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ताकि आज की जो 2 बीमारियां हैं या 3 बीमारियां हैं वो बढ़ के 4, 5, 6 ना हो जाए। तो बेटर ऑप्शन है कि पेशेंट को डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वो करे, और प्रॉपर डॉक्टर के पास करे, प्रॉपर तरीके से करे, तो कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए मन से वो भ्रम निकाल लीजिए कि इससे ऐसा कुछ होता है। दर्शकों, ये तो बहुत ही खास जानकारी हमें इस वक्त मिली है कि ये जो बीमारी है इसका इलाज हर तरीके से होता है। बेहतर है कि आप इसे शुरू होने से पहले, जब आपको इसके सिम्टम्स दिखने लगे, जो भी सर और मैडम ने बताया कि इस तरह के सिम्टम, आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है, तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रिकॉशंस इन्होंने बताए आप उस चीज का भी ध्यान रखें। और अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आप में इस तरह के आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार जरूर कंसल्ट करें। सर, एक आखिरी सवाल, अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इसमें युवा है, महिलाएं हैं और सभी आम जनता जो भी देख रही है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे इस माध्यम से कि इस बीमारी अगर उनको हो रही है या हो सकती है, तो इसके लिए एक आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे आप? देखो, हर बीमारी में उसका प्रिवेंटिव ज्यादा जरूरी है। हर बीमारी का जो कारण रहता है वो कारण से अगर हम बचते हैं तो हमको वो बीमारी होती नहीं है। कुछ कारण ऐसे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे प्रेगनेंसी हम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर इंटेस्टाइनल बायबर्थ कोई डिसऑर्डर है वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट जो बातें हमारे हाथ में है, हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल, हर खाने का एक समय होना चाहिए, सोने का एक समय होना चाहिए, आपको 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद होना जरूरी है, वर्किंग का एक समय रहना चाहिए। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल अगर आप सुधारोगे, जैसे आपको मोशन, ये सब करने के बाद भी अगर आपको मोशन हार्ड होती है या फिर मोशन को स्ट्रेन करना पड़ता है, तो तुरंत आपके जो फैमिली फिजिशियन है आप उनसे मिलो, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप बुजुर्ग सर्जन के पास आओ, ताकि मतलब हर चीज को बहुत टलाते हुए मत चलो, और लाइफस्टाइल का अपना ध्यान रखो। जो बीमारियां आपको पता नहीं है उनके बारे में आप डॉक्टर से जाकर डिस्कस कर सकते हो, ताकि उसका प्रॉपर सोल्यूशन हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये जो हम बोल रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। मेरे क्लिनिक में हमने एक प्रोफार्मा बनाया है, वो पेशेंट जैसे हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उसको एक पेपर दे देते हैं, उसमें हम लोग ने ये लिखा है कि ये बीमारियां होने के कारण क्या है। जैसे कि पेशेंट मेरे पास आ जाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेशेंट को फिशर है या हिमोराइड्स है, वो आया, मैंने उसकी ट्रीटमेंट की, पेशेंट ठीक हो गया, बट अगर उसकी लाइफस्टाइल ऐसी ही चलती रहे तो आगे चल के और उसको 6 महीने बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको वो सेम बीमारी रिपीट या फिर दूसरी नई बीमारी हो सकती है। तो बेटर है कि वो उसको अगर पता चल जाए कि मुझे ये कारणों से बीमारी हो रही है। यूजुअल हम लोग देखते हैं कि लोग रात को खाना खाने के बाद तुरंत आधे घंटे में या 1 घंटे में सो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट ने कम से कम रात को खाना खाने के बाद 3 घंटा सोना नहीं चाहिए, ताकि उसका डाइजेशन हो जाए, पेट हल्का हो जाए, और कुछ लोगों को जो गैस्ट्रिक ट्रबल का प्रॉब्लम रहता है वो भी नहीं होगा उसको। जनरली एसिड के पेशेंट को भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो खाना खाने के बाद 3 घंटे तक नहीं सोना चाहिए। तो ये और लेटना भी नहीं चाहिए। हाँ, कई लोग नहीं, लेकिन लेट के किताब पढ़ेंगे, लेट के टीवी देखेंगे। हाँ, मतलब कुछ लोग तो बेडरूम में टीवी रहेंगी, ऊपर टीवी रहेंगी, नीचे से लेट के देखते रहेंगे, बोलेंगे डॉक्टर मैं सोता नहीं हूँ 3 घंटा, क्या करते हो, लेट के टीवी देखता हूँ। तो वो भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। नॉनवेज का भी थोड़ा डेली के नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए मैं बोलूँगी, कुछ मुस्लिम पेशेंट जिनका इनके जो उनकी जो ये उनके इसमें ज्यादा नॉनवेज यूज करते वो लोग, तो ऐसे काफी पेशेंट्स हमारे पास है। तो क्योंकि उन लोग नॉनवेज काफी प्रमाण में खाते हैं, तो नॉनवेज का भी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता। खाने में सैलेड्स की डेली इंक्लूड करना चाहिए, जो हम लेते ही बिल्कुल। और फूड जो डेली डाइट है हमारा, डेली डाइट, उसमें ऑयली
स्पाइसी ये हमको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी, जिसमें ऑयल मसाले ये कम हो। फिर एक आध बार हफ्ते में लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेली जब स्पाइसी कोई खाता है तो उनको ये प्रॉब्लम होना ही होना। वैसे दर्शकों, हम जानते हैं कि काड़े पल्स हॉस्पिटल इसके पहले भी समय समय पर आप लोगों की ओर से अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। कई बार आप लोगों के हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार हमारे दर्शकों को इस बीमारी से अवगत कराया, इससे बचा कैसा जाए, ये सब मतलब इसमें क्या क्या इलाज किए जाते हैं करके। तो मैं चाहता हूँ दर्शकों की अगर आप अभी भी इस तरह के, अगर आपके पास कोई बुजुर्ग सर्जन नहीं है या कोई आप एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहते हो कि जो आपके इस चीज़ का अच्छे से इलाज कर सके, तो मैं चाहता हूँ दर्शकों को एक बार जरूर काड़े पल्स हॉस्पिटल में जरूर आप एक बार जाके मिले। दिघोरी बस स्टॉप के पास में उमरेड रोड पर काड़े पल्स हॉस्पिटल है। 13 साल से सर और मैडम इस बीमारी का, मरीजों का बहुत अच्छे से इलाज करते आ रहे हैं। और जी वीरेंद्र काड़े जी और लता काड़े जी, आप लोग यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और जो चीज़ें अब तक हमको पता नहीं थी, जिसे हम इग्नोर कर रहे थे, जिसे हम लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उस चीज़ के ऊपर भी आपने इतने अच्छे से बताया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी। इन विषय की खास पेशकश डॉक्टर.com में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इन विषय न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। इन बीसीएम की खास पेशकश डॉक्टर.com में आप सभी का स्वागत है। जी, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीरेंद्र काड़े, गुदरोग सर्जन, और डॉक्टर लता काड़े जो है गुदरोग तज्ञ। ये दोनों ही नागपुर में पाइल्स इस बीमारी का इलाज करते आ रहे हैं। जी हाँ, नागपुर के जाने माने काड़े पाइल्स सेंटर में ये पिछले 13 साल से इसको चलाते आ रहे हैं। तो आज हम करते हैं खास मुलाकात डॉक्टर वीरेंद्र काड़े और लता काड़े के साथ। जी, सबसे पहले आप दोनों का इन बीसीएम में स्वागत है। थैंक यू। जी, मैं जानना चाहता हूं कि पाइल्स ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आमतौर पर काफी सुनाई आती है इस बारे में, और हमने सुना है कि ज्यादातर लोग इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं। ये पाइल्स बीमारी होती क्या है और इस बीमारी के जो सिम्टम्स है वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये बीमारी एक्चुअली होती क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि गुदरोग में होने वाली जो बीमारी है उसको कॉमनली पाइल्स बोलते हैं। जी। एक्चुअली गुदरोग मतलब ये जगह पर नियर अबाउट 50 प्रकार की बीमारियां होती है। अब लोगों को बाकी बीमारियों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उनको सिर्फ एक पता है कि पाइल्स, ये जगह पर पाइल्स बीमारी होती करती है। इंग्लिश में इसे पाइल्स कहते हैं, हिंदी में बवासीर कहेंगे, मराठी में मुराद कहेंगे। तो एक्चुअली लोगों को मुझे यही संदेश देना है कि पाइल्स, संडास की जगह पर सिर्फ पाइल्स ही नहीं होता, तो उसके अलावा बाकी बीमारियां होती है। फॉर एग्जाम्पल फिशर हो गया, फिशुला हो गया, एनल पॉलिप हो गया, रेक्टल पॉलिप हो गया, इवन कैंसर जैसी भी खतरनाक बीमारियां होती है। तो एक्चुअली 13 साल पहले जब मैंने काड़े पाइल्स हॉस्पिटल शुरू किया था, उसका मेरा उद्देश्य वही था कि लोग यूजुअली ये बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं है। क्या करते हैं कि कुछ किसी को ब्लीडिंग हुआ, किसी को पेन हुआ, घर में, एक तो वो घर में बताएंगे भी नहीं, इनकेस बताया भी तो अजीबाई का बटवा जो प्रोसीजर रहती है, ये ले ले, आंवला खा ले या बरेक से ले ले वगैरह वगैरह, ये प्रोसीजर चालू रहती है। तो उसमें ऐसा होता है कि बीमारियां बढ़ते बढ़ती जाती है। पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है, चाहे वो फार्मेसी में जाके दवाई लो, चाहे वो घर में कुछ खा लो, उस समय के लिए मोशन सॉफ्ट हो गया, उसको पेन कम हो गया या ब्लीडिंग कम हो गया, सब सिम्टम उसको लगता है कि अभी ठीक हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। टॉयलेट की जगह पर टोटल 50 प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती है। तो ये बीमारियों के प्रति लोगों को अवेयर करना, ये बीमारियों को ना बढ़ाओ, और ये बीमारियां जब प्राइमरी अवस्था में रहती है तो आप डॉक्टर के पास जाओ और उसका इलाज कराओ। इसीलिए मैंने MS किया ये गुदरोग सर्जरी विषय में, और इसीलिए मैं 13 साल से ये सब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ और लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूँ। अब कैसा है कि शाइनेस के कारण लोग मेरे पास आते नहीं है, खास करके फीमेल पेशेंट्स। तो फीमेल पेशेंट के लिए मैडम का MD हो चुका है गुदरोग विषय में, तो मैडम उसके लिए सेवा देती है। जी, ये आपने बताया कि पाइल्स और इसके अलावा इतनी बीमारियां होती है, इसमें खासकर पाइल्स होता कैसे, इसके होने के पीछे क्या वजह रहती है? इसके होने की वजह एक्चुअली जैसे जो आज का हमारा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, और लोग टाइम पे खाना नहीं खाते और स्पाइसी ज़्यादा खाना खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, सिंपल डाइट नहीं रह गया है आजकल। मैक्सिमम लोग हर घर में मैक्सिमम जगह पे ब्रेड बिस्किट्स का यूज़ ज़्यादा हो गया है, टाइम पे लोग खाना नहीं खाते हैं, रात को लेट सोते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं। तो उसके कारण जो उनका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, मोशंस हार्ड होते हैं, मोशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कुछ भी इन्फेक्टेड फूड भी बहुत खाने में आता है उनका, क्योंकि बाहर का खाने का प्रमाण जो है पहले की तुलना में बढ़ गया है।
तो बाहर का जब अनहाइजीनिक फूड भी कुछ बार काफ़ी बार कंजम्पशन की वजह से जो उनको इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के कारण ही ये बीमारी नहीं होती, यानी सिर्फ मोशंस हार्ड होने की वजह से ये बीमारी नहीं होती, बल्कि अगर बार बार पेशेंट को डायरिया लग रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके कारण भी ये डिसीज़ होता है। इसलिए बाहर का खाना पीना या जंक फूड अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रमुख कारण है। ये बीमारी की शुरुआत ही पेट से होती है। पेट में जहाँ पे आपके डाइजेशन में गड़बड़ हुई, मोशंस के प्रॉब्लम शुरू हुई, चाहे वो हार्ड मोशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर एसिडिटी हो, या फिर क्या कहते हैं लूज मोशन हो, डायरिया में कोलाइटिस जैसे डिसीजेस, जिसके कारण पेशेंट को ये डिसीज स्टार्ट होता है। थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। यूजुअली ऐसा होता है कि लोगों को लगता है सिर्फ तीखा खाने से ही होता है। जरूरी नहीं कि हर बार तीखा खाने से ही हो। बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाएंगे, वाइन नहीं लेंगे या फिर धूम्रपान नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी उनको बीमारियां होती है। इसका कारण कुछ अलग रहता है। कुछ कुछ लोगों में ये बीमारी के जो अंश है वो शुरुआती में रहते हैं। किसी छोटे बच्चों में मतलब एनल ओपनिंग ही बाय बर्थ छोटा रहता है। फीमेल में खास करके प्रेगनेंसी की जो होती है, जैसे डिलीवरी पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड होता है, खास करके 4 महीने के बाद जो गर्भ का वेट बढ़ता है, उस समय फीमेल्स को जो रेक्टम रहता है वो रेक्टम पर प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ की वेन फूल जाती है। तो मतलब हर वक्त खाना पीना इसी को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। बहुत बार इंटेस्टाइन की बीमारियां, फॉर एग्जांपल अगर इंटेस्टाइन में टीबी हो गया, किसी को इंटेस्टाइन में किसी को अल्सर्स हो गए, इंटेस्टाइन में किसी को कुछ प्रकार के कोई भी डिसीज हो गया, तो वो डिसीज का भी रिफ्लेक्शन ये जगह पर आता है। मतलब हर बार टॉयलेट की जगह से खून जाना, ये लक्षण सिर्फ पाइल्स में ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी पॉसिबल वो कैंसर का लक्षण भी हो सकता है, अंदर में इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो एनल कैनल तो एक पैसेज है, मोशन पास करने का पैसेज है। वो पैसेज के द्वारा ब्लड भी आ सकता है या फिर और कुछ चीजें भी आ सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कोई मतलब क्वैक्स जो रहते हैं, कोई वैद्य या समथिंग अदर डॉक्टर्स, उनके पास जाके उन्होंने धागा बांध दिया था, वो पाइल कट रहा था, या फिर कुछ गोलियां ली थी मैंने, वो कट कट के पाइल बाहर आता था। बोलते गोलियां ली थी उससे कट कट के बाहर। एक्चुअली ये रॉन्ग कंसेप्ट है। बहुत बार ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कैंसर रहता है। कैंसर के केसेस में बहुत ऐसा होता है कि उसके जो अंदर में जो अल्सर होता है, उसके ऊपर जो घाव बनता है, उसके ऊपर जो पपड़ी जमती है, वो टूट टूट के हर बार बाहर आती है। तो वो सिम्टम ही इंडिकेटिव ऑफ कैंसर रहता है बहुत बार। तो पेशेंट को चलता है कि मैं ये डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने जो दवाई दी थी उसके बारे में कट कट के बाहर आ रहा है। तो बहुत से ये बीमारियों के बारे में रॉन्ग कंसेप्ट जो है लोगों के, उसके प्रति मुझे लोगों को अवेयर करना है। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि टॉयलेट की जगह पर केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के रोग तथा कैंसर भी हो सकता है। ये मेरा जो स्लोगन बना के रखा है मैंने, वो इसी के लिए बना के रखा है, ताकि लोग जैसा ही कोई सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। खास करके जनरल डॉक्टर के पास न जाते हुए गुजरोग सर्जन है, उसके जो तज्ञ है, उन लोगों से एक बार सलाह कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। दर्शकों, ये बहुत ही खास जानकारी हमें इस वक्त मिली है। आमतौर पर जो हम लोग करते हैं कि बीमारी है और शायद ये थोड़ी बहुत दवाई से या घरगुती इलाज से ठीक हो जाएंगी, ये एक कैंसर के तरफ भी आपको ले जा सकती है। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक चीज का ध्यान दें कि ये कुछ बड़ी बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। कि जैसा आपने बताया कि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में अलग अलग वजह रहती है इस बीमारी को होने की। तो सर पहले बताइए कि पुरुषों में इसमें मतलब किस तरह के चांसेस रहता है, इसमें कैसा पता चलता है कि पुरुषों को ये बीमारी हो रही है और इसमें क्या वजह रहती है ज्यादातर पुरुषों में? वजह एग्जैक्टली पुरुषों में तो जैसा 20 साल से लेकर तो 45 एज तक ये एज रहती है हमारे कमाने और खाने की। इस समय में आदमी घर से बाहर निकल गया एक बार तो वो दिन भर घर के बाहर रहेगा। और नागपुर में या फिर कहीं भी प्लेस में डिस्टेंस इतने ज्यादा हो सकते हैं कि अगर एक आदमी यहाँ से निकला 12 किलोमीटर पर जॉब कर रहा है तो वहां से उसको घर में आके खाना पॉसिबल नहीं रहता। एक तो ही शुड कैरी द टिफिन उसने ले जाना चाहिए ताकि वो उसके ब्रेक में खा सके। बाहर जो भी कुछ खाना खाता है उसमें इन्फेक्शन रहता है। मैंने जैसे बताया कि इसमें जंक फूड रहता है, तो ये जंक फूड मतलब पिज्जा, बर्गर या फिर समोसा, पुलिस वाले लोग हो गए या फिर ये लोग जो फिरते मतलब घूमने वाले जो लोग रहते हैं वो लोग बाहर के ये सब चीजें खा लेते हैं। फील्ड वर्क वाले जो रहते हैं उन लोगों को मजबूरी में बाहर खाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग चाहो तो फ्रूट खाएं, उन्होंने ये फूड या फिर घर का फूड कैरी करें। तो ये जो लाइफस्टाइल उनका चेंज होगा, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो हमारा आज का जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खाने का कोई हिसाब नहीं है, रात में सोने का कोई हिसाब नहीं है। यूजुअली आजकल पार्टीज में देखेंगे तो बहुत लेट नाइट तक पार्टीज है, दिन में कोई पार्टी नहीं होंगी। जो पार्टी होंगी रात को पार्टी होंगी, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक। और फैशन चल चुका है कि रात को पार्टी जितनी लेट उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड। तो ये जो कंसेप्ट आया है, ये कंसेप्ट हमारे हमको नेचर से दूर लेके जा रही है। तो इन सभी चीजों से मतलब ये तो हो गया हमारा लाइफस्टाइल। कुछ डिसीज में मैंने आपको बताया, बाहर का खाने से इंटेस्टाइन में डिसीज हो जाते हैं, उसके कारण भी है। हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके कारण भी है। और समटाइम लैक ऑफ एक्सरसाइज,
पेशेंट को होने वाला कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग की हैबिट, बहुत बार देखता हूँ मैं लोग टॉयलेट में 1-1 घंटा तक बैठते। मेरा कहना है हमेशा ये था कि 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं, यू गो फॉर 5 मिनट्स, वेट फॉर 5 मिनट्स, मोशन होता है तो ठीक है, अदरवाइज बैक। उसके बाद फिर आपको कभी मोशन लगता है तो और जाइए लगे, तो आप 2 या 3 बार जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यूजुअली लोग 1 बार जाएंगे, वहां वहीं पर अखबार पढ़ने की, मतलब बहुत बार सब देखा है अखबार वहीं पे पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो किताब भी वहीं पे पढ़ेंगे। तो ये जो रॉन्ग हैबिट्स है, ये हैबिट्स के कारण पेशेंट को ये सब चीजें डेवलप होती है, खास करके पुरुषों में ये कारण है। जी, ये होगी पुरुषों की बात। अब मैं चाहता हूँ मैम आप बताइए कि हमारे दर्शकों की महिलाओं में इस चीज ज्यादा कैसे प्रभावित करती है महिलाओं को? एक्चुअली फीमेल्स जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ आजकल तो जैसे फीमेल्स काफ़ी सारी 50% फीमेल्स आर इन वर्किंग, तो जो वर्किंग वाली फीमेल है उनमें तो जैसे सेम कॉज कि बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ रहा है, वर्किंग है उनका, मॉर्निंग में भी फास्ट में निकलती घर का सब कुछ करके, तो कई बार वो सुबह खाना ही खा के नहीं जाते, बहुत लेट तक के खाना ना खाना, भूखे रहना, इसी तरह एसिडिटी होना, ये सब चीज़ें तो रहती है। उसके अलावा वो भी बाहर का खाना खाते ही हैं फीमेल्स भी, जो बाहर वर्किंग वाली है। बट जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी, उनकी भी ऐसी हैबिट्स है पहले से कि मॉर्निंग में सिर्फ चाय पी लेंगे और 2-3 बजे तक काम करते रहेंगे, 3 बजे पूरा फुल डाइट लेके सो जाएंगे, रात में भी रात तक के काम करेंगे, रात का खाना खाएंगे, फुल डाइट लेके सो जाएंगे। एकदम गलत हैबिट, इसी के कारण उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे नाश्ता करना चाहिए, 4 घंटे बाद खाना खाना चाहिए, लाइट फूड लेना चाहिए और उसके बाद अपने हल्के फुल्के काम करते रहने चाहिए, तो वो पूरा काम कर लेते, पूरा खाना खा लेते, फिर सो जाते। एक तो ये रॉन्ग हैबिट्स है उनकी, जो फूड इंटेक और सोने और खाने की। और उसके अलावा एक्सरसाइज तो करती नहीं है फीमेल की, उनका कहना कि हमारे पास काम ही इतना है, वही इतना एक्सरसाइज हो जाता है। तो एक्सरसाइज और एक्सर्शन ये 2 अलग चीज़ है, उसको हमारे सभी इंडियंस मिक्स ही करते हैं, जो मेल हो या फीमेल, बोलते कि काम ही इतना है तो वही तो एक्सरसाइज हो जाती है। दिस इज रॉन्ग। एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए मॉर्निंग में मिनिमम हाफ एन आवर। उसके अलावा फीमेल्स में प्रेगनेंसी एक सबसे प्रमुख कारण है, जिसको कभी कुछ नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे सब कुछ रॉन्ग हैबिट्स रहने के बावजूद भी उनको कभी कुछ नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी में फिर भी उनको हो ही जाता है। मीन्स कभी ना होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी में उनको ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट पहले 3 महीने में पेशेंट को नौशा वोमिटिंग रहता है, उल्टी वगैरह जैसे प्रॉब्लम रहते हैं, तो उस समय पेशेंट खाता पीता नहीं है ठीक से, पानी भी नहीं पीता है, लेटा लेटा रहता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होते हैं। उसके अलावा जब 3 मंथ्स के बाद उनको आयरन कैल्शियम चालू होता, आयरन कैल्शियम की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता। उसके अलावा बेबी वेट, जो बच्चे का गर्भाशय का जो वजन रहता है वो रेक्टम पे आता है, जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है वैसे वैसे वो गर्भाशय का वजन बढ़ के रेक्टम पे, यानी कि जो नली है अपनी नली, उस पर दबाव पड़ के पेशेंट को मोशन के समय प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो मोशन नली दब जाने के कारण पेशेंट को हर बार जोर लगाना पड़ता है, वो एक कारण है। और बाकी तो कॉन्स्टिपेशन कारण है ही उनके जो फूड हैबिट्स के कारण। तो प्रेगनेंसी और बाकी जो उनका रूटीन है, ये दोनों कारण फीमेल्स में है। दर्शकों कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हम कमाते हैं इससे ताकि हम अच्छे से जिंदगी जी सके। और सर मैडम जो आपने बताया कि ज्यादातर इसी भाग दौड़ में ही हम इस तरह की बीमारी को आमंत्रण दे देते हैं। जी, ये तो कि बीमारी होने की बात ही कैसे होती है, अब जिन्हें हो गई है सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हमें हो चुकी है? यूजुअली सिम्टम में ऐसा होता है कि पेशेंट को मोशन पास करते हो थोड़ा पेन रहेगा, ईचिंग रहेंगी, वहाँ पे बर्निंग रह सकता है, ब्लीडिंग भी आ सकता है वो जगह पर। बहुत बार ऐसा होता है कि मोशन पास करते हो अंदर से कुछ पार्ट बाहर आ रहा है, ऐसा फील होता है पेशेंट को, दबाने के बाद अंदर जाता है, इस प्रकार के कुछ उसमें सिम्टम्स रहते हैं। तो ये ज्यादातर मतलब इसी तरह से सिम्टम्स से पता चल सकता है कि ये सिर्फ पाइल्स के लिए, बाकी बीमारियों के भी सेम ऐसे ही सिम्टम्स रहते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि ये जैसा ब्लीडिंग हो गया, वो ब्लीडिंग कोई एक बीमारी नहीं, जैसा हम लोग सिर्फ, मैं चाहूंगा कि हम पाइल्स पर डिस्कस ना करें, गुदरोग मतलब जो सब्जेक्ट है गुदरोग, इसमें नियर अबाउट 50 प्रकार की बीमारी आती है। तो कैसा ब्लीडिंग आना, ये जो लक्षण है, जो सिम्टम है, वो एक 10-12 बीमारी में होता है। अंदर एनल पॉलिप रहे, कैंसर रहे, अल्सरेटिव कोलाइटिस रहे, अमीबियो कोलाइटिस रहे, क्रॉन डिसीज रहे, ट्यूबरकुलोसिस रहे, या फिर हिमोरॉइड्स रहे, या फिर इवन फिशर रहे, जैसे मैंने 10-12 बीमारी के नाम ले रहे। बहुत बार ये 10-12 में से पेशेंट को एक बीमारी पता है, बाकी सब बीमारी तो सर के ऊपर से जा रही है कि क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए मेरा कहना ये रहता है कि इसीलिए जो सिम्टम है, एक सिम्टम आप पकड़ के नहीं चलेगा कि ये ब्लीडिंग हो रहा है, मैं जनरल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेडिसिन दे दिया तो अभी मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया, मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं होता है। अंदर में जो भी इंटेस्टाइन में जो भी पैथोलॉजी बन चुकी है, अल्सर है, मस्सा आ चुका है, उसको इंजुरी होगी, ब्लीड होना है, ब्लीड स्टॉप हो गया, बट बीमारी अल्सर या कोम वो तो अंदर है ही। तो इसी के लिए ब्लीडिंग बंद हो गया या मेरा बर्निंग बंद हो गया करके भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट शुड रीच टू द डॉक्टर, ही शुड एग्जामिन
शुड एग्जामिन हिमसेल्फ। तो जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता उसका, तब तक उसको हम लोग लेबल नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत मतलब फीमेल तो खैर साइन नेचर की रहती है, बट मेल डॉक्टर साहब वो अभी बताते तो ये आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, दे देंगे मेडिसिन वैसा, उनमें भी थोड़ी हाँ मतलब इसकी जरूरत रहती है, मतलब वो वहाँ पर भी एग्जामिन नहीं करना चाहते। बहुत बार मैंने इससे बहुत से पेशेंट देखे, उनको क्या है जस्ट ईचिंग है, कंप्लेन जस्ट कुछ नहीं, थोड़ा सा मोशन करता है, 2 मिनट का ईचिंग रहता है, बाकी बहुत नहीं है, चलो एक बार दिखा देता हूँ। बहुत बार थोड़ी सी इचिंग भी वहाँ पर कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है। इतनी भयानक बीमारी, मतलब उन लोगों को मैंने कैंसर तक देखे हैं। तो मेरा कहना यही है कि छोटी छोटी सिम्टम चाहे वो आपको कितने भी छोटे क्यों न लगे, डोंट निग्लेक्ट दैट सिम्टम। आप अपने गुदो सर्जन के पास जाइए, एक बार तो जांच करवा लीजिए कि क्या है आपको, बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको बीमारी। बहुत बड़ा सा होता है किसी को बहुत पेन है, 8 दिन हो गए 10 दिनों का बहुत पेन है, बट आने के बाद एक तो बीमारी बहुत छोटी सी बीमारी है, और किसी को छोटा सा सिम्टम रहेगा बीमारी काफी बड़ी निकलेगी। और एक बात को थोड़ा गौर करना चाहूंगा, अल्टरनेटिव बॉवेल मूवमेंट, इसका मतलब होता है जैसे आज मोशन 2 बार हुई, कल 4-5 बार हुई, फिर और आज 1 बार हुई, कल 3-4 बार हुई, ऐसी जो होती है ना, तो पेशेंट ने इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये मोशन का जो तरीका बदल रहा है, या फिर सवेरे उठते बराबर एकदम फास्ट मोशन लग जाना, ये भी सिम्टम है कुछ खतरनाक बीमारियों का। तो पेशेंट ने ये भी सिम्टम पर ध्यान देना चाहिए कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि सवेरे उठते बराबर दौड़ना पड़ रहा है, तो ये भी कुछ खतरनाक बीमारी सिम्टम होता है। तो इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या हो रहा है। तो ये सिम्टम की तरफ बहुत बारीकी से ध्यान देना, एक बार जाके जचवा लेना, बाद में भले रिलैक्स रहो, बट एटलीस्ट डिसीज क्या है वो पता चलना जरूरी है। ये कुछ कॉमन सिम्टम है, तो पेशेंट इनिशियल स्टेज में अगर ध्यान रखे तो आयुर्वेद मेडिसिन इसके उपचार के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सक्षम है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। दर्शकों, इनमें से किसी भी तरह का सिम्टम अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप लोग एक बार अपने गुदलोग सर्जन से एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये वो बीमारियां जो कि अगर अर्ली स्टेज में है तो इसका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है।